तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स आते हैं। पूरे इंडिया से आते हैं और इंडिया के बाहर से, विदेश से भी आते हैं, जिनको क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की वजह से बहुत महीनों से, सालों से कंप्लेंट्स होते हैं। तो आज हम डॉक्टर अमित जावेद से क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस से, उनको उनसे बेनिफिट हो। हेलो सर। सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस क्या होता है, उसकी इटियोलॉजी क्या होती है सर? ओके, तो हेलो दोस्तों। आप लोगों को पता ही है, और जैसे कि डॉक्टर नरूला ने बोला कि ये जो बीमारी है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, ये बहुत कॉमन है। पर ज्यादातर लोगों में और जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो पेशेंट्स को काफी बार हम ये देखते हैं कि बहुत टाइम से पेट में दर्द हो रहा है, पर वो जब हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर सिर्फ पेन किलर्स लिख के उनको बस भेज देते, और प्रॉपर तरीके से ना तो डायग्नोसिस बनती है और ना ही उसका टाइमली इलाज होता है। और जब तक बीमारी पकड़ में आती है तो यूजुअली इस दरमियान ऑलमोस्ट सालों साल, महीनों लग जाते हैं और बीमारी प्रोग्रेस कर जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नाम बताता है, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का मतलब है कि पैंक्रियाज में सूजन, जो कि बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, जो इसका सबसे कॉमन कारण है ना। तो हमारे देश में जो सबसे कॉमन कारण है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का, वो है अल्कोहल कंजम्पशन या शराब का सेवन करना और तंबाकू या टोबैको का इस्तेमाल करना। तो ये दो कॉमन कारण है, अल्कोहल और टोबैको, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स के अंदर क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस होता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का, वो ये होता है कि अगर किसी पेशेंट को बार बार रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं अक्यूट पैंक्रेटाइटिस की, तो अगर सपोज करो कि किसी के गॉल ब्लैडर में एक छोटा सा स्टोन है जो बार बार पैंक्रेटाइटिस कर रहा है, गॉल ब्लैडर का इलाज ही नहीं हो रहा है, तो रिपीटेड अटैक्स ऑफ अक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस को जन्म दे सकते हैं। अब हमारे पास, आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे बच्चे आते हैं, फीमेल पेशेंट्स आती हैं, लेडीज आती हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। तो ये बच्चे जो है ना तो अल्कोहल को यूज करते हैं, ना टोबैको को यूज करते हैं। तो इनके अंदर क्या कारण है? तो इनके अंदर जो कॉमन कारण होता है वो कई बार तो कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, जैसे कि CFTR म्यूटेशन, PRSS1 म्यूटेशन और अदर तरह SPINK1 म्यूटेशन। तो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से इन बच्चों में क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस बन जाता है। कभी कभी कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं, एंजाइम डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसकी वजह से क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस बन जाता है। कभी कभी एक साउथ इंडिया में एक ट्रॉपिकल पैंक्रेटाइटिस नाम की एक चीज होती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, डिफरेंट वजहें होती हैं, और कभी कभी पैंक्रेटाइटिस का कारण भी नहीं पता चलता है। तो इतने सारे एक्सटेंसिव टेस्ट हो जाते हैं, पर मरीज का क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का कारण नहीं पता चल पाता है। जो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस दोस्तों, जो बीमारी है, उसमें होता क्या है? तो एक हमने बोला कि लंबे टाइम से पैंक्रियाज में सूजन चल रही है। तो जब सूजन लॉन्ग टाइम से, लंबे अरसे से सूजन पैंक्रियाज में होती जाती है, तो यूजुअली जो पैंक्रियाज होती है वो एट्रोफिक हो जाती है। एट्रोफिक का मतलब साइज में श्रिंक हो जाती है। पैंक्रियाज की नली के अंदर सिकुड़न होनी शुरू होती है, स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो पीछे की पैंक्रियाज डक्ट है वो डायलेट हो जाती है। तो अगर आप में से किसी को क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है, अगर आप अपनी CT स्कैन या MRCP की रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि पैंक्रियाज एट्रोफिक, पैंक्रियाज डक्ट डायलेटेड, और पैंक्रियाज के अंदर कैल्सिफिकेशन और स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि बॉडी में स्टोन्स बहुत सारी जगहों पर बनते हैं। तो जो कॉमन स्टोन्स होते हैं वो गॉल ब्लैडर में होते हैं, किडनी में होते हैं, पेशाब की नली में होते हैं, पेशाब की थैली में होते हैं। पैंक्रियाज भी एक बड़ी कॉमन साइट है, और अगर किसी की पैंक्रियाज में स्टोन है, इसका मतलब यह है कि पेशेंट को क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है। सर, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? Okay. तो जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि काफी बार पेशेंट्स को पेट में दर्द उठता है और डायग्नोसिस नहीं बनती। तो पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द उठना, ये बड़ा टिपिकल सिम्टम है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का। और जो ये दर्द है, इसकी खास बात यह है कि ये, क्योंकि पैंक्रियाज की लोकेशन अपर एब्डोमेन में होती है, राइट साइड से लेफ्ट साइड तक पूरे पेट में ऊपर तरफ होती है पैंक्रियाज, तो जो इसका दर्द होता है वो अपर एब्डोमेन में होता है,
और क्योंकि आगे की तरफ नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी की तरफ होती है, तो पेन बैक की तरफ रेडिएट करता है और ये पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को याद रहता है कि मुझे ये पैंक्रेटाइटिस का पेन हुआ था। इतना सीवियर होता है, मोस्ट ऑफन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है, इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है। अब हमारे पास डॉक्टर नरोला कुछ दिन पहले हमारे ओपीडी में, आपको पता है बहुत पेशेंट्स आते हैं और इस बीमारी के तो खास तौर पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। तो एक दिन ओपीडी में एज यूजुअल बाहर भीड़ लगी हुई थी एंड मैं पेशेंट्स देख रहा था, तो एक पेशेंट लाइन तोड़ के पहले अंदर आ गया। तो मैंने उसको बोला कि दोस्त आप जल्दी आ गए हो, पेशेंट सारे बाहर और बैठे हुए हैं, वो नाराज होंगे। तो उसने मुझे बोला कि सर मेरा क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की मुझको प्रॉब्लम है और मेरे को पेन होता है और मैं उसके लिए इंजेक्शंस लगाता हूँ, ट्रामाडोल के इंजेक्शंस लगवाता हूँ और सर मेरा इंजेक्शन का टाइम होने वाला है, तो मुझे आप प्लीज पहले देख लीजिए, नहीं तो मेरी हालत खराब होने वाली है। इंजेक्शन, हाँ, पेन किलर का इंजेक्शन। और वो जो पेशेंट था उसकी हमने बाद में सर्जरी भी करी, वो दिन के 8 से 10 इंजेक्शन लगाता था दर्द के लिए और ऑपरेशन के बाद से उसको कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब ये पेशेंट आया मैंने उसको देखा, तो जो नेक्स्ट पेशेंट था जिसकी बारी थी वो अंदर आया। उसने कहा सर हम नाराज हैं, देखो आपने हमारी टर्न पे किसी और पेशेंट को देख लिया। तो मैंने कहा कि जो आपसे पहले जो पेशेंट आए थे उसको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम थी और उसको पेट में बहुत दर्द होता था, वो ट्रामाडोल के इंजेक्शन लगाता था। तो उसने अपनी शर्ट की पॉकेट में से ट्रामाडोल का एक पत्ता दिखा दिया कि सर मुझको भी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, मुझको भी ये ट्रामाडोल के कैप्सूल खाने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों कि पेन एब्डोमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का। अब और क्या सिम्टम्स होते हैं, तो पैंक्रियास के दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो पैंक्रियास हमारी बॉडी में ब्लड शुगर के नियंत्रण के लिए, के कंट्रोल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो पैंक्रियास बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है, इंसुलिन बनाता है, ग्लूकागॉन बनाता है और ये ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो अगर किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है तो इन पेशेंट्स के अंदर यूजुअली डायबिटीज हो जाती है, तो ब्लड शुगर जो है वो उनके बहुत हाई लेवल्स पे हो जाते हैं। ये दूसरा सिम्टम है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम पैंक्रियास का होता है वो ये है कि वो हमारे डाइजेशन या पाचन क्रिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत तरह के जूसेस बनाता है, एंजाइम्स बनाता है जैसे कि अमाइलेस और लाइपेस, और ये हमारे खाने के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अमूमन जिन पेशेंट्स के अंदर लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है उनका डाइजेशन वीक होता है, जिसकी वजह से उनको वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। पेशेंट्स खाना खाने से डरते हैं क्योंकि खाना खाने के बाद पेट भारी हो जाता है, पेन होता है। और जो पेशेंट्स, क्योंकि इनका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा होता है, तो जो इनका स्टूल होता है वो बहुत ऑयली सा, पेशेंट्स बोलते हैं कि सर अगर हम कोई गोली ना खाएं, पैंक्रेटिक एंजाइम्स की गोली ना खाएं, तो हमें स्टूल पे एक तेल की एक लेयर दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं पेशेंट्स को जिनको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। सर क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का डायग्नोसिस कैसे करें? तो दोस्तों यूजुअली जो सबसे पहला टेस्ट जो किया जाता है डायग्नोसिस बनाने के लिए वो अल्ट्रासाउंड होता है। तो पेट का अल्ट्रासाउंड, अगर आपके जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो वो आपको अल्ट्रासाउंड पे एक डायग्नोसिस तो एटलीस्ट बना के दे देंगे कि आपको ये बीमारी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की है। बट इससे जो बेहतर जांचें होती हैं जिसके अंदर अच्छे से पता चलता है कि किसी को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, वो है पेट का सीटी स्कैन, पेट का एमआरसीपी, ईआरसीपी और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो ये सारी जो जांचें हैं ये डायग्नोसिस बनाने में इंपॉर्टेंट होती है। सर जिसको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? क्या क्या कैसे ट्रीट कर सकते हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस? तो दोस्तों क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस जो है इसके लिए मोटे मोटे तौर पे 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरा एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट और तीसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो एक्चुअली क्या है? तो मेडिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो दवाइयां दी जाती हैं वो एसेंशियली पैंक्रियास के फंक्शन को रिप्लेस कर रही है। अगर पेशेंट की डाइजेशन अच्छी नहीं है तो उनको एंजाइम की टैबलेट्स दी जाती हैं, गैस की दवाइयां दी जाती हैं। अगर किसी को ब्लड शुगर बढ़ गई है, डायबिटीज हो गई है, तो ब्लड शुगर के लिए या तो इंसुलिन या और कोई मेडिसिन दी जाती है जिससे कि ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सके। एंटीऑक्सीडेंट्स की दवाइयां दी जाती हैं, और अगर पेशेंट को बहुत तेज पेन हो रहा है तो पेन की दवाइयां दी जाती हैं। तो मेडिसिन से क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का क्योर नहीं है, कोई ऐसा पक्का इलाज नहीं है। एसेंशियली पैंक्रियास का जो फंक्शन जो नहीं हो पा रहा है उसको बाहर से रिप्लेस किया जा रहा है। अब
आते हैं दूसरे इलाज पे, जो कि है एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट, जो कि बहुत कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट्स अपना एंडोस्कोपिक विधि से इलाज करते हैं। तो एसेंशियली एंडोस्कोपिक विधि में क्या होता है, ये बेसिकली ERCP के द्वारा की जाती है। इसके अंदर जो यूजुअली पैनक्रियास के डक्ट के अंदर एक स्टेंट डाल दिया जाता है, और कभी कभी कुछ किरणों के द्वारा, जिनको ESWL कहते हैं, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं, उसके द्वारा स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है और उनको निकाला जाता है। अब इस विधि के कुछ तो फायदे हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या फायदे हैं? फायदे, सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें पेशेंट का ऑपरेशन बच गया। तो पेशेंट जो है मोस्ट ऑफन सर्जरी से डरते हैं, तो ये एक स्टेप शॉर्ट ऑफ सर्जरी है, लेस इन्वेजिव है, तो इसके द्वारा इलाज किया जाता है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हर पेशेंट के अंदर कामयाब नहीं हो। तो अगर तो डिजीज पैनक्रियाज की मोर टुवर्ड्स द राइट साइड है या पैनक्रियाज के हेड में है, तब तो ये काम करता है। बट अगर पूरी पैनक्रियाज इन्वॉल्व है, बॉडी एंड टेल के अंदर भी बीमारी है, बहुत ज्यादा स्टोन लोड है, टाइट स्ट्रक्चर है, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके अंदर एंडोस्कोपी के लिए मुश्किल हो जाती है, वो अच्छे से काम नहीं करती है। जो दूसरा डिसएडवांटेज होता है एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट का, वो ये होता है कि इसके अंदर एक बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी जाती है, एक प्लास्टिक स्टेंट डलता है, जो कि बाद में ब्लॉक भी हो जाता है, और इसके बाद इसको बार बार चेंज भी किया जाता है। तो ये वन टाइम सोल्यूशन नहीं होता। मुझे याद है कि एक हमारे साथ कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था, और एक हमारे पास एक पेशेंट नासिक महाराष्ट्र से आए थे, और वीडियो के दौरान उन्होंने हमको ये बताया कि मेरी सर बार बार ERCP एंडोस्कोपी होती थी, स्टेंट डलता था, और मुझे 84 टाइम्स स्टेंट डला। तो मैंने, जब वो हमारा वीडियो खत्म हुआ, तो मैंने पेशेंट से पूछा, मैंने कहा कि क्या आपने ऐसे ही बोल दिया कि 84 स्टेंट? नहीं सर, वाकई में 84 टाइम्स मेरा एंडोस्कोपी के द्वारा स्टेंट बार बार चेंज हुआ था। तो जो, अगर हम इसको समराइज करें, तो कुछ पेशेंट्स के लिए अच्छी है, काफी सारे पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, और वन टाइम सोल्यूशन नहीं है। अब हम आ जाते हैं थर्ड ट्रीटमेंट के ऊपर, जो है सर्जरी के द्वारा। अब इसके अंदर क्या किया जाता है? तो इसके अंदर जो सबसे कॉमन ऑपरेशन है, वो उसमें ये किया जाता है कि हम जो पैनक्रियाज के जो डक्ट है, जिसके अंदर स्टोन्स भर गए हैं, तो उन स्टोन्स को हम निकालते हैं। अगर पैनक्रियाज की डक्ट में कोई स्ट्रक्चर बन गया है, तो स्ट्रक्चर को हम खोलते हैं, और सारे स्टोन्स निकालने के बाद हम पैनक्रियाटिक डक्ट को इंटेस्टाइन के साथ एनास्टोमोसिस करते हैं, ताकि पैनक्रियाज का जूस आराम से इंटेस्टाइन में फ्लो कर सके। अब ये जो ऑपरेशन है, इसमें काफी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर, क्या सारे स्टोन्स क्लियर हो जाएंगे, कोई स्टोन छूट तो नहीं जाएगा? तो मैं उन सबको ये समझाता हूँ कि दोस्तों, जो आपके स्टोन्स पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर है, वो हम सारे स्टोन्स आराम से निकाल सकते हैं। पर अगर आपके स्टोन्स पैनक्रियाज की पैरेन्काइमा के अंदर है, पैनक्रियाज के सब्सटेंस के अंदर बन गए हैं, तो निकालने का तो उनको भी निकाल सकते हैं, बट उससे हम पैनक्रियाज को डैमेज कर रहे हैं, उसमें से हम पैनक्रियाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे कि आगे जाके पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होने का रिस्क रहता है। तो यूजुअली उन स्टोन्स को अवॉइड करना चाहिए ऑपरेशन के द्वारा निकालने के लिए। जो ये ऑपरेशन है, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस के अंदर ये ऑपरेशन ओपन विधि से किया जाता है, कि पेट पूरा काट के किया जाता है। हम काफी सारे पेशेंट्स के अंदर ये ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, है ना, उससे बहुत पेशेंट्स को एडवांटेज होता है। अब कुछ और प्रकार के ऑपरेशन भी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में करे जाते हैं। तो अगर किसी की बीमारी सपोज सिर्फ टेल ऑफ पैंक्रियाज में सीमित है, बाकी हेड और बॉडी पैंक्रियाज के नॉर्मल है, तो कभी कभी हम सिर्फ उतने पार्ट को ऑपरेट करके निकाल देते हैं। अगर किसी की हेड प्रिडोमिनेंट डिजीज है, अगर उसके अंदर हेड के अंदर बड़ा सा मास बना हुआ है, जिसकी वजह से बाइल डक्ट की रुकावट हो रही है, इंटेस्टाइन की रुकावट हो रही है, तो कभी कभी उसके अंदर हम एक ऑपरेशन, जिसको हम विपल्स ऑपरेशन कहते हैं या फ्रेज ऑपरेशन इसको कहते हैं, तो वो भी ऑपरेशन हम करते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा, आप बहुत सारे पेशेंट का लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, और हमारे व्यूअर्स को भी पता है, सर वो कैसे करते हैं और उसके फायदे क्या होते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के? तो दोस्तों, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, उसका अगर हम आज से 20-25 साल पहले चले, तो जो सिंपल ऑपरेशन भी होते थे, जैसे किसी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, तो वो पेट काट के ही होता था, है ना। तो पर आज के टाइम्स में अगर हम देखें, तो हार्डली कोई ऐसा पेशेंट होता है जिसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन ओपन टेक्निक से किया गया हो। तो सारी जो साइंस जैसे जैसे एडवांस हो रही है, तो फोकस सारा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ है। ओपन सर्जरी धीरे धीरे करके उसकी जो इंसिडेंस है वो कम होती जा रही है। वो इसलिए होती जा रही है क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। अब
क्यों इतनी कॉमन नहीं है इस समय लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी हाथ का स्किल ज्यादा चाहिए होता है, एक्सपर्टीज चाहिए होता है, वो कम जगहों पर अवेलेबल होता है। अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के दोस्तों जो एडवांटेजेस होते हैं वो ये होते हैं कि अंदर तो ऑपरेशन सेम है, चाहे आपने ओपन से किया या लैप्रोस्कोपी से किया, अंदर जो चीज होगी वो बिल्कुल सेम होगी। बट क्योंकि पेट में कोई बड़ा कट नहीं आया तो इससे पेशेंट्स को ज्यादा पेन नहीं होता, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, कोई दर्द नहीं, बेटर कॉस्मेसिस, पेट में कोई निशान नहीं आते। तो मोस्ट ऑफन जो हमारे पेशेंट्स जब हम वीडियो उनका बनाते हैं तो वो यूजुअली अराउंड 4th या 5th डे पे होते हैं सर्जरी के। पर अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ। हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आपको पता है कि पेन से कितने सेंसिटिव होते हैं, बट 2 दिन के बाद उनको पता भी नहीं चल रहा होता कि कोई ऑपरेशन हुआ है। इसका एक और एडवांटेज है अनमैरिड गर्ल्स के लिए, है ना। अब उनका अगर ओपन ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा इतना गंदा सा अनसाइटली सा स्कार आएगा, तो इसमें ना कोई निशान। एंड जो हम सर्जरी करते हैं फ्रेंड्स, वो हम मैग्निफाइड 3D विजन के अंदर सर्जरी करते हैं, जिसके अंदर हमें सब चीजें बहुत क्लियर दिखती हैं, मैग्निफाइड व्यू में दिखती हैं, जिसकी वजह से डाइसेक्शन बहुत अच्छा होता है, स्टोन्स निकालना बहुत आसान होता है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है और आउटकम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो जहां तक पॉसिबल है हम कोशिश करते हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करें। बट डेफिनेटली कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे कि किसी की अगर खून की नस ब्लॉक है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा सूजन है, तो कभी कभी उन पेशेंट्स के अंदर हम ओपन सर्जरी भी करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। सर आप कुछ और अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे सर? तो दोस्तों मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जस्ट अवेयर करना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं कि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस जैसी कोई चीज भी है, राइट। तो इसके अंदर अगर आपको, जैसा मैंने बताया कि पेट में दर्द हो रहा है, बैक की तरफ जा रहा है, पैंक्रियाज में स्टोन्स बन गए हैं, स्ट्रिक्चर बन गए हैं, पैंक्रियाज में फ्लूइड कलेक्ट हो गया है, सिस्ट बन गई है, तो इसका सबका इलाज किया जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी किया जा सकता है और आउटकम जो है पेशेंट्स की वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप में से किसी को ये समस्या है, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की समस्या, तो नीचे लिखे गए नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है वहां पर आप अपनी रिपोर्ट्स हमसे शेयर कर सकते हैं। पर आपके जो सिचुएशन है उसमें जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है हम आपको उसके लिए गाइड करेंगे।